महाशिवरात्रि न मेरे लिए मंदिर की घंटियों का शोर है, न ही भूत के भस्म में रमने की कहानी। ये तो उस अनदेखी धारा का उत्सव है जो सन्नाटे में बहती है। वो ऊर्जा जो ना ईश्वर का नाम लेती है और ना उसकी सत्ता को ठुकराती है। मैं इसे महसूस करता हूँ जब रात सबसे काली होती है, जब सवाल चुप हो जाते हैं और जवाब हवा में तैरने लगते हैं। ये न भक्ति है और न विद्रोह, ये तो उस पल का सच है जब मैं अपनी सांसों में अनंत को गूंजते हुए सुनता हूँ। जो डरता है वो मूर्ति पूजता है, जो साहसी है वो सवाल उठाता है, पर जो जागा है वो उस लहर में डूब जाता है जो न कभी शुरू होती है और न खत्म। मैं इसे पूजता नहीं और ना ही इसे नकारता हूँ, मैं तो इसमें सांस लेता हूँ, क्योंकि ये सांस ही तो है। जब कोई मरता है तो इंसान को लगता है कि वो इंसान मरा है, हम तो अभी अमर हैं। मौत जैसी गंभीर चीजों को इंसान बहुत हल्के में लेता है। इतना लाइटली लेता है जैसे आप अभी हमारी रील देख रहे हो और इसको अभी स्क्रॉल कर दोगे, फिर दूसरी रील देखने लगोगे और इस बात को भूल जाओगे। इंसान के दिमाग में आजकल इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा कचरा है कि वो मौत जैसी गंभीर चीज को भी इतना लाइटली लेता है। आज से कई हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी इंसान को कोई बात गहराई से समझानी हो तो उसको वो बात कम से कम 3 बार बताई जाए। लेकिन आज के समय में अगर किसी इंसान को कोई बात बहुत गहराई से समझानी हो तो कम से कम 13 बार बताई जाए। दर्श जी ने कमेंट करा है कि मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप दोनों एक दूसरे के बिना रह पाएंगे? प्लीज बताइएगा। तो देखिए, ये सवाल हम लोग बहुत पहले पूछा करते थे एक दूसरे से, क्या आप मेरे बिना रह पाएंगे? क्या मैं आपके बिना रह पाऊंगी? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे कपल्स यही करते हैं, यही सवाल करते हैं जब प्रेम उनके दिमाग पर हावी होता है और तो कोई बात ही नहीं होती लोगों के पास। इसी टाइप के क्वेश्चंस एक एज में सभी लोग करते हैं, लेकिन लाइफ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगी। उम्र बीतने दीजिए, 8-10 साल होने दीजिए, सारे आंसर्स आपको यही मिल जाएंगे। लाइफ सब सिखा देती है। हम तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए तो हमारा रास्ता येलो हुआ, हमें तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखता है। हमें पता है सारे रिश्ते एक दिन धोखा देते हैं, हम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट कर चुके हैं। हमें साफ दिखता है एकदम, हर रिश्ता आपको एक ना एक दिन धोखा दे देगा, तो उसको अभी से एक्सेप्ट करके चलो। नहीं एक्सेप्ट करोगे तो एकदम धोखा मिलेगा, तो आप झेल नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी हम बिखर जाने के ख्याल से भी डरते हैं, क्योंकि जो लाइफ आज है हमारी, हम चाहते हैं कि ये सदा बनी रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई तो चला ही जाएगा। लड़कों से ज्यादा अगर लड़कियां पावर में होती, उनके हाथ में सब कुछ होता, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो, वो खुद चला रही होती हर चीज, तो हमारे बेचारे लड़कों का क्या होता? महिला आयोग की जगह पुरुष आयोग बन गए होते। वुमेन हेल्पलाइन की जगह मेंस हेल्पलाइन बन गई होती। शादी के बाद घरों में लड़कियों की जगह लड़कों को दूसरे घर जाना पड़ता, चूल्हा चौका संभालना पड़ता, बच्चे संभालने पड़ते, 4 बातें भी सुनने पड़ती। और रही दहेज की बात, लड़कों को दहेज देना पड़ता लड़की चुनने के लिए। आखिर फीमेल इतनी कमजोर क्यों है? कमजोर है नहीं, कमजोर बना के रखा गया है, दबा कर रखा गया है। क्योंकि अगर कोई महिला अपनी शक्ति पहचान ले, अपनी ताकत पहचान ले, तो बेचारे लड़कों का क्या होगा। इसलिए पहले के जो मेल थे वो फीमेल्स की ताकत को जान गए थे और उन्होंने बहुत बड़ी साजिश की। फीमेल को सीमित कर दिया, उनकी माइंड की क्षमता को सीमित कर दिया, उन्हें किचन तक सीमित कर दिया, घर में गृहस्थी में उलझा दिया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें फीमेल अपने वजूद को भूल गई। अगर हम देखें इंसानों को छोड़कर तो जितने भी जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं, सबके साथ एक फीमेल पार्टनर होती है। और अगर हम देखें कि क्या प्रकृति ने कोई फीमेल के साथ भेदभाव किया है? कोई नहीं कर रहा, सब इक्वल है। सब बराबरी से काम करते हैं, बराबरी से शिकार करते हैं, बराबरी से बच्चे पालते हैं, सब कुछ बराबर है, उनकी दिमाग की क्षमता भी बराबर है। तो हम इंसानों में इतना भेदभाव क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है।